हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्ले के पीरियोडिक लॉ को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को देखा था और इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्ले के पीरियोडिक लॉ को देखेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ले का पीरियोडिक लॉ आपको समझने से पहले मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को समझना होगा क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है। तो आप पिछले वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद फिर मोस्ले में आए तो फिर आपको मोस्ले में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था मोस्ले के पीरियोडिक लॉ में ये रहा, सॉरी मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है ये बेसिकली क्या था, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन था। ऐसा हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। इसमें क्या था, ये जो था ये परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन था। ठीक है, ये किसका था, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था और एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या हुई थी, पुनरावृत्ति हुई थी। तो ये परमाणु द्रव्यमान का क्या था, आवर्त फलन था। ये क्या था, परमाणु द्रव्यमान का क्या था, आपका आवर्त फलन था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मोस्ले साहब की, ठीक है, तो मोस्ले साहब का जो पीरियोडिक टेबल है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। किसका है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। वही बात है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन का मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों के परमाणुओं को जो सजाया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था और एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती थी। उसी तरह से जब मोस्ले साहब के पीरियोडिक टेबल को देखेंगे हम लोग, जो अभी मॉडर्न इसको हम लोग मोस्ले साहब के पीरियोडिक टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, जो आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो है मोस्ले साहब का ही पीरियोडिक टेबल है। तो ये क्या है, ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका परमाणु संख्या का क्या होता है, आवर्त फलन होता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मेंडलीव साहब में परमाणु द्रव्यमान है और मोस्ले साहब में परमाणु संख्या है। तो ये क्या होता है, इस चीज को समझिएगा कि जैसे जब भी आप तत्वों के परमाणुओं को उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। आप कहिएगा सर वो कैसे, तो वो देखिए वो कुछ इस तरह से होता है आपका। जैसे कि हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को हम जूम करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि मान के चलिए लिथियम की आपकी एटॉमिक नंबर होती है 3। कितनी होती है, 3। तो लिथियम से आगे बढ़ेंगे, उसके नीचे कौन है, सोडियम। ठीक है, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है सोडियम की भी वही प्रॉपर्टी है, पोटेशियम की भी वही प्रॉपर्टी है, रुबिडियम की भी वही प्रॉपर्टी है। तो जब आप आगे बढ़ते हुए इस तरह से कंप्लीट करते हुए आइएगा, यहाँ तक जब आप पोटेशियम तक पहुंचिएगा तो आप देखिएगा कि सोडियम की जो प्रॉपर्टी है पोटेशियम की भी वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है कैल्शियम की भी वही प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ रही है आपको। उसके फास्फोरस की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली नाइट्रोजन की भी वही प्रॉपर्टी है आपकी। क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है आयोडीन की भी वही प्रॉपर्टी है आपकी। क्रिप्टन की जो प्रॉपर्टी है रेडन की भी वही प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जब परमाणुओं को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसके पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए, यानी जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मोस्ले साहब के पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, या लॉन्ग या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। यानी आज के समय में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग वो पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये प्रश्न आता है कि इसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि अगर आप मेंडलीव साहब को देखेंगे तो मेंडलीव साहब में आप एक चीज गौर करेंगे, तो एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया था ना। जैसे वन को हम लोग 1A 1B में बांट दिए थे, फिर 2 को हम लोग 2A 2B में बांट दिए थे। लेकिन मोस्ले साहब में क्या किया गया है, ये तो मेंडलीव साहब का हो गया। मोस्ले साहब में इस 1A को अलग कर दिया गया है और आपके 1B को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ठीक है, 1A को आपका अलग कर दिया गया है और 1B को अलग अलग कर दिया गया है। फिर उसी तरह से 2A को अलग कर दिया गया है और 2B को आपका अलग कर दिया गया है। 3A को अलग कर दिया गया है, 3B को अलग कर दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे 1A यहाँ पर है तो देखिए आपका 1B यहाँ पर है। आप देखिए अगर मेंडलीव साहब को गौर करेंगे तो देखिए 1A में आपका यहाँ पर क्या मौजूद है, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज को लेकर के। देखिए
1A की अगर बात करेंगे तो 1A में कौन-कौन से तत्व हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम ये हैं। अगर आप मोस्ले साहब के पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो 1A को इसने अलग रखा है। उस मेंडलीव साहब ने क्या किया? एक ही ग्रुप में ए और बी इस तरह से लिख दिया। एक ही ग्रुप में ए और बी इस तरह से लिख दिया। लेकिन मोस्ले साहब ने सबको अलग-अलग कर दिया। ठीक है? सबको क्या कर दिया? अलग-अलग कर दिया। तो 1A में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम। ठीक है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम। अब देखिए 1बी में क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड याद कीजिए मुद्रा धातुएं थी। यहाँ पर भी आपका मुद्रा धातु मौजूद है आपका। कोई दिक्कत? चलिए इस तरह से उन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं मेंडलीव साहब में टोटल जो है आपका 9 ग्रुप था। ठीक है? कितना ग्रुप था? 9 ग्रुप था। ठीक है? 9 ग्रुप को उन्होंने क्या किया? 2-2 में बाँटा तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है? टोटल कितना हो जाएगा? 18 ग्रुप हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है? 18 यहाँ पर। टोटल आपका कितना ग्रुप हो जाता है? 18 ग्रुप हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप कि मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं आवर्त की, तो आवर्त जो होगा आपका 7 ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। टोटल कितना आवर्त हो गया? 7 आवर्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा टोटल जो ग्रुप की संख्या है, टोटल वर्ग कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा वर्ग हो जाएगा 18 और आवर्त कितना हो जाएगा इसका? आवर्त हो जाएगा 7। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 7 उसमें भी था, 7 इसमें भी है। केवल उसमें 9 वर्ग था। 9 के अंदर ही आपका ए भी था, लेकिन मोस्ले साहब ने क्या किया? मोस्ले साहब ने क्या किया कि सबको सेपरेटली लिखा है। 1A को अलग कर दिया, 1B को अलग कर दिया, 2A को अलग कर दिया। देखिए 1A को इसने अलग कर दिया, यहाँ पर इसने 1B को अलग कर दिया। ठीक है? इसने यहाँ पर 2A को अलग कर दिया, इसने यहाँ पे 2B को अलग कर दिया। ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से देखिए 3A यहाँ पर है तो 3B यहाँ पर है। ठीक है? इस तरह से इन्होंने क्या किया? अलग-अलग करके आपका टोटल लिखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, अगर हुआ है तो फिर से वीडियो को बैक करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक? चलिए, उसके बाद क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें बेसिकली टोटल कितना वर्ग है? आपका 1 से लेकर के 18 वर्ग है। ठीक है? बेसिकली जब इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है? यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सजाया गया है? तत्वों के परमाणुओं को उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया है। ठीक है? तो बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको किसी और वीडियो में अच्छे से बता देंगे। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर मतलब ये आधारित हो जाता है और इस तरह से इसको ब्लॉक्स में बाँटा गया है। ब्लॉक्स यानी 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है? मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेसिकली चूँकि एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया है सबको, तो इस तरह से इसमें टोटल कितने ब्लॉक हो जाते हैं? 4 ब्लॉक। कौन-कौन? एस, पी, डी और ये एफ। ठीक है? ये 4 ब्लॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि किसको-किसको जो है एस ब्लॉक में बेसिकली रखा गया है, किसको-किसको आपको पी ब्लॉक में रखा गया है, किसको-किसको डी ब्लॉक में रखा गया है और किसको-किसको आपको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो इस चीज़ को देखना आपका इस चीज़ को देखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, एस ब्लॉक की अगर बात करेंगे, ठीक है? तो एस ब्लॉक में बेसिकली क्या है आपका कि जो आपका वर्ग 1 है और जो आपका वर्ग 2 है, ठीक है? वर्ग 1 है और वर्ग 2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक। इसको जो है एस ब्लॉक में रखने का यहाँ पे सिस्टम है। ठीक है? एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक जो है आपका ये वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक है। देखिए, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, यहाँ तक आपका क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। ठीक है? यहाँ तक आपका क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक जो हो गया आपका 3 से लेकर के 12 तक हो जाता है। ठीक है? 3 से लेकर के आपका 12 तक हो जाता है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक में आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा गया है। ठीक है? एफ ब्लॉक में किसको रखा गया है? तो एफ ब्लॉक में आपको इस लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा गया है एफ ब्लॉक में। तो टोटल 4 ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा। 1 और 2 को 1 और 2 को किस में रखा गया है? बेसिकली एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है? उसके बाद आपका पी ब्लॉक की बात करेंगे तो 13 से लेकर के 18 तक आपका, ठीक है, आपका क्या है? पी ब्लॉक में है। ठीक है? 13 से लेकर के 18 तक आपका किसमें है? पी ब्लॉक में है। ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 3 से लेकर के 12 तक ये किसमें है? आपका डी ब्लॉक में है। ठीक है? और यहाँ पर अगर बात करेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा गया है, वो किसमें रखा गया है? आपका एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है? तो इस तरह से आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि एक नया टर्म आ जाता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का। ठीक है? कि ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है? ठीक है? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है? ठीक है? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है? इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है? तो देखिए,
तो जो आपका ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होता है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि बेसिकली जो 92 से ऊपर के जो तत्व हैं, ठीक है, 92 एटॉमिक नंबर से जो ऊपर के तत्व हैं उन्हें जो है बेसिकली ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। सबसे पहला बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा, 92 से जो ऊपर के आपके तत्व होंगे वो आपके यानी जिनकी एटॉमिक नंबर क्या होगी, 92 से क्या होगी, ऊपर होगी, उसे जो है ट्रांस यूरेनिक तत्व के रूप में मतलब रखा जाता है। और इसे ट्रांस यूरेनिक कहने का मतलब ये है कि इसे जो है बेसिकली प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया जाता है। जैसे कि जैसे मान के चलिए कि ये हो जाएगा, अम, आप यहाँ पे ले लीजिए 92 से ऊपर, जैसे 104 वाला, 105 वाला, 106 वाला, 7 वाला, 8 वाला, ठीक है, सभी के सभी जो है आपके प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाए गए हैं, इसलिए इसे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट के रूप में रखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होती है, इस चीज को देखिए। फिर वही बात है, ग्रुप और जो आवर्त होती है, यानी कि वर्ग और जो आवर्त होती है, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर ग्रुप की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के आ जाती है यहाँ पर बातें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप लिख देते हैं हम एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन के आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसकी क्या बेसिकली है कि जैसे अगर किसी भी ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप वर्ग एक को लेते हैं, तो वर्ग एक को लेते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही आते हैं। तो अगर आप वर्ग एक को लेंगे, अगर आप ग्रुप एक को लेते हैं यहाँ पर, तो ग्रुप एक के किसी भी तत्व को आप उठा लीजिए, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आते हैं। ठीक, एक पीरियोडिक टेबल आप लोग घर में भी रखेंगे। तो जैसे मान के चलिए हम लोग क्या लेते हैं, लिथियम को लेते हैं। लिथियम को लेते हैं तो इसके अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1। ठीक है, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 8 1, चूंकि 11 होता है इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पोटेशियम की, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है 2 8 8 1। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो ग्रुप एक है, ग्रुप एक अगर है तो इसके बाह्यतम कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है, इसकी एक खास बात होती है कि अगर किसी एक खास ग्रुप का तत्व है तो उसके बाह्यतम कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद होगा। ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं, तो आपको ग्रुप 17 भी दिखाते हैं। तो ग्रुप 17 में देखिए आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। चलिए 4 ही तत्व लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ले लिए तो देखिए फ्लोरीन ले लिए, क्लोरीन ले लिए, यही दोनों लेते हैं फिलहाल। अभी क्लोरीन की बात करते तो F9 होता है तो 2 7, क्लोरीन की भी बात करते तो 2 8 7। ठीक है, ब्रोमीन की भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आपका 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद आयोडीन की भी करेंगे तो आप लास्ट में कितना आएगा, आपका 7 आएगा। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं ना कि जो भी उस तत्व का ग्रुप संख्या है, तो उस तत्व के मतलब उस ग्रुप संख्या में जितने भी तत्व आपके मौजूद हैं उस समूह में या फिर वर्ग में, जो आपका जितने भी तत्व मौजूद हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। यानी उसके बाह्यतम कक्षा में सिमिलर इलेक्ट्रॉन आपका दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि ग्रुप की विशेषता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो ग्रुप एक में अगर कोई तत्व के परमाणु मौजूद है तो सभी में क्या है, एक 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 है। दूसरा में जाएगा तो दो 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 है। दूसरा का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान के चलिए बेरिलियम का लेते हैं तो बेरिलियम का अगर करते हैं तो कितना होता है, बेसिकली 5 होता है, सॉरी 4 होता है, B49 होता है, 4 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा, लास्ट में कितना आएगा 2। मैग्नीशियम का भी करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 2 आएगा। ठीक है, कैल्शियम का भी करेंगे तो आपका 2 8 8 2 आएगा। तो लास्ट में देखिए सबका 2 2 2 आ रहा है। दूसरे ग्रुप में मौजूद तो 2 हो जाएगा, तीसरे ग्रुप में मौजूद रहेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे ग्रुप में सॉरी, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 13वां ग्रुप है, 13वां ग्रुप का कीजिएगा या फिर 3A को कीजिए। ठीक है, 3A या 13वां हो गया। ठीक है, 13वां ग्रुप को अगर आप करेंगे, इसमें बोरोन का अगर आप लेते हैं तो बोरोन B5 होता है तो 2 3 हो जाता है। एल्युमिनियम का भी कितना होता है, 2 8 3 होता है। तो सबका क्या होगा, सिमिलर ही होगा। आप एक तरह से देखेंगे कि जो भी ग्रुप का, जो भी समूह का
या जो वर्ग का जो जो तत्व का परमाणु मौजूद है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिमिलर टाइप का यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है कि किसी वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है समान होती है। ठीक है, वैलेंसी। दूसरा क्या होता है, वैलेंसी। वैलेंसी करने का मतलब है कि अगर किसी एक ग्रुप को अगर आप ले लेते हैं, किसी एक ग्रुप के अगर एक तत्व को ले लेते हैं, उसकी जो वैलेंसी होगी उसके नीचे सभी तत्वों की वैलेंसी सिमिलर होगी। मतलब अगर लिथियम की वैलेंसी अगर 1 होती है तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होगी, रुबिडियम की भी 1 होगी, सीजियम की भी 1 होगी, फ्रांसियम की भी 1 होगी। ये वैलेंसी है, नहीं समझ रखता। ठीक है, बेरिलियम अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, बेरिलियम की बात करेंगे, बेरिलियम का 2 होता है, तो मैग्नीशियम का भी 2 होगा, कैल्शियम का भी 2 होगा, स्ट्रोंशियम का भी 2 होगा, बेरियम का भी 2 होगा, रेडियम का भी 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? बोरोन का अगर 3 होता है तो एल्युमिनियम का भी 3 होगा, गैलियम का भी 3 होगा। इस तरह से सबका क्या होता है, 3 होगा। फ्लोरीन का अगर बात करते हैं 1 होता है तो क्लोरीन का भी 1 होगा, ब्रोमीन का भी 1 होगा, आयोडीन का भी 1 होगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी समूह में अगर बात करेंगे, उस समूह के तत्वों की बात करेंगे, तो जो एक की वैलेंसी होगी उसके नीचे सभी तत्वों की वैलेंसी एक जैसी होगी। तो ये पढ़ने में सुविधा दे रहा ना, अलग से आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मान के चलिए आपको पूछेगा कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, तो आप बता दोगे 1। फिर आपको पूछेगा पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, तो सोडियम तो पोटेशियम पोटेशियम तो सोडियम के नीचे है, तो सोडियम की जो वैलेंसी है वही पोटेशियम की वैलेंसी है, वही रुबिडियम की वैलेंसी है, वही सीजियम की वैलेंसी है। समझ में आ रही है आपको? तो एक समूह में या एक वर्ग में आपका जितने भी तत्व मौजूद हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, समान होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वैलेंसी समझ गए आप। तीसरे पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है वो है आपका एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, परमाणविक त्रिज्या। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, परमाणविक त्रिज्या। ठीक है, परमाणविक त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, उस चीज को समझिए। देखिए परमाणु त्रिज्या पहले क्या होता है इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये परमाणु का अपना नाभिक होता है। ठीक है, और ये इसका मान लीजिए ये ऑर्बिट, ये इसका क्या है, ये मान लीजिए इसका ऑर्बिट। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर, ठीक है, तथा किसी ऑर्बिट के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, जैसे हम क्या बोले आपको, हम ये बोले किसी भी एटम के न्यूक्लियस का सेंटर और ऑर्बिट के बीच का जो एक एवरेज डिस्टेंस होता है, ये वाला, यही है आपका एटॉमिक रेडियाई। इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग परमाणविक त्रिज्या की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई किस प्रकार से देखा जाता है अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो गौर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलिए इसी पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसकी अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1, इसकी बात करेंगे तो 2 1, सोडियम की बात करेंगे तो 2 8 1। ठीक है, पोटेशियम की बात करेंगे तो 2 8 8 1। आप देख रहे हैं, अगर हम लोग 1 बात करेंगे तो एक ऐसा हुआ। अगर लिथियम का अगर बनाएंगे स्ट्रक्चर तो लिथियम का कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ गया, 2 ऑर्बिट आ गया ना। ठीक है, इसमें 2, इसमें 1। उसके बाद सोडियम की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या होगा, 2 8 और ये 1। ठीक है, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया और बढ़ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए आवर्त हो गया वर्ग, वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो आता है, एकदम ध्यान रखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, ये तो हमने आपको यहाँ पर तो बता ही दिया। ठीक है, ये देखिए किस तरह से जैसा जैसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका ऑर्बिट का साइज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चक्कर हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, यानी कि जो आयनन ऊर्जा होती है, उसका मान घटता है कि बढ़ता है। तो पहले आप ये समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, ये आपका आयनन ऊर्जा आपका होता क्या है, इस चीज को आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आयनन ऊर्जा क्या होता है कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु के, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको हटाने के लिए जो आवश्यक अमाउंट में एनर्जी होता है। ठीक है, उसको हटाने के लिए जो आवश्यक अमाउंट में एनर्जी होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी गैसीय परमाणु ले लिए, मान के चलिए कि हीलियम ले लिए। ठीक है, हीलियम ले लिए। ठीक है, हीलियम ले लिए तो ये आपका हो गया कितना, 2।
ठीक है, या फिर कोई और गैस ले लिए, क्लोरीन ले लिए तो इसका होता है 287, ठीक है, ये तो हीलियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन ले लिए तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा आपका 7, थोड़ा गोल नहीं हो पाया, ठीक है, 287। तो देखिए गैसीय परमाणु है, तो गैसीय परमाणु के आउटर मोस्ट सेल से, यानी ये वाला आउटर मोस्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी डालेंगे वही एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका आयनन ऊर्जा होगा। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका नाभिक होता है, नाभिक और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद, से मान के चलिए हम एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये आपका पहला ऑर्बिट है, मान लीजिए पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ पर ये नाभिक हो गया, और हम इसमें दो ऑर्बिट बनाते हैं, एक ऑर्बिट ये और एक ऑर्बिट ये, समझने के लिए बना रहे हैं बस आपको, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम इसमें बात करेंगे, इस फिगर ए और फिगर बी में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जितने फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखा है, वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे फिगर बी में, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जिस फोर्स से खींच के रखा है, तो ये वाला जो एनर्जी है ये कम है, ठीक है, ये यानी फोर्स जो है क्या है, कम, यानी न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो नाभिकीय बल है, यानी नाभिक जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है वो नाभिकीय बल कहलाता है। तो ऑर्बिट बड़ा होने के कारण नाभिकीय बल का मान घटता जाता है। आप ही बताओ, जितना ज्यादा दूरी पे जाएगा नाभिकीय बल का मान उतना ज्यादा कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी आपका एक तरह से मतलब नाभिक से दूर होता चला जाएगा। ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, इसमें भी देख लीजिए तीसरे नंबर पे आता है, तो ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा तो नाभिकीय बल का मान काम जो कम होता है वो होता चला जाएगा। यानी समझ में आ रही ना बात आपको, ऑर्बिट से ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा तो नाभिकीय बल का मान कम मतलब आपका कम होता चला जाएगा। अगर नाभिकीय बल का मान कम होगा तो यानी कम फोर्स से अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींच के रखा है तो हमें ऊर्जा भी तो कम देनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। अगर हम किसी को कम फोर्स से पकड़ के रखे हैं तो वो जल्दी छुड़ा के भाग जाएगा ना, यानी ऊर्जा तो कम हमको देना पड़ेगा। सेम चीज होता है यहाँ पर, सेम चीज होता है यहाँ पर, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं वर्ग में, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। आप ही बोलो, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने के कारण, एटॉमिक रेडियाई बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो नाभिकीय बल है, वो आपका क्या होता है, कम होता चला जाता है। नाभिकीय बल कम होता चला जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी भी आपको कम देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है, घटता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके मतलब समझिएगा, देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ भारी भरकम चीज यहाँ पर नहीं है। आयनन ऊर्जा आपको समझ में आ गया। अब चलिए धात्विक गुण को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग धात्विक गुण की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो धात्विक गुण होता है वो आपका बढ़ता है। यानी कि अगर इसका मेटालिक नेचर की बात करेंगे तो लिथियम से ज्यादा मेटालिक नेचर सोडियम का है, उससे ज्यादा क्या है आपका, ठीक है, पोटेशियम का है, उससे ज्यादा क्या है, रुबिडियम का है, सीजियम का है, फ्रांसियम का है। यानी कि अगर कोई मेटल का समूह है तो वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो मेटालिक गुण जो होता है वो क्या होता है आपका, वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस चीज को समझिए। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो बेसिकली कह सकते हैं कि परमाणु की वैसी क्षमता जो सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। मतलब ये किसी एटम का एक ऐसा गुण होता है, ऐसी क्षमता होती है जिस कारण से ये किसी दूसरे परमाणु के, यानी एक अगर एक्स आपका एटम है, दूसरा अगर आपका वाई एटम है, तो अगर मान के चलिए एक्स का ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और वाई का मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है,
तो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात पर डिफाइन होगी कि ये दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स से अपनी ओर खींच कर रखता है, जितने फोर्स से अपनी ओर खींच कर रखता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो जितना ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींच के रखेगा, ठीक है, तो बॉन्ड बनने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है वो है आपका फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है वो है आपका, ध्यान रखिएगा, आयोडीन। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ये काफी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, आपका फ्लोरीन है। यानी फ्लोरीन जिस टेंडेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है वो लाजवाब है, मतलब गजब तरीके से खींचता है, ठीक है। इसके लिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, यानी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक, अधिक ही नहीं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो वो आपका फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम कौन है, आयोडीन है, ठीक है। बात समझ में आया। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ध्यान रखिएगा। वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, चूंकि ऑर्बिटल साइज बढ़ता है, ठीक है, ऑर्बिट का साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी घटती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए अब अभिक्रियाशीलता की बात कर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट होगा अपना रासायनिक अभिक्रियाशीलता। एक मिनट, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा 7 नंबर आपका रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, थोड़ा गंदा हैंडराइटिंग हो रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता की अगर बात करेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो होती है रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। अगर क्षार धातुओं की बात करें, क्षार धातु क्या होता है आपका, ग्रुप ए में मौजूद होता है, 1A में मौजूद होता है। इसमें कौन कौन होता है, लिथियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम होता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे अधातुओं की, तो अधातु की अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिए, अधातु आपका कौन है, देखिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो घटती है। देखिए, धातुओं की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, यानी लिथियम से ज्यादा सोडियम आपका अभिक्रियाशील है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम अभिक्रियाशील है, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम अभिक्रियाशील है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात करेंगे अधातु का, ठीक है, तो अधातु में आपका फ्लोरीन से कम है कौन, क्लोरीन, उससे कम है ब्रोमीन, सबसे कम है आयोडीन। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि भौतिक गुण की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं का जो भौतिक गुण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, घटता है। मतलब द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है आपका, घटता है, कम होता हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है, ठीक है। दिखता है हम लोगों को कि ऊपर से नीचे आएंगे तो जैसे भौतिक गुण में आपका द्रव्यमान क्वथनांक इत्यादि जो होगा ये कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपका अधातुओं के विषय में, तो अधातुओं में क्या होता है कि जो आपका भौतिक गुण होता है, यानी कि जो अधातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इस चीजों को ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तो हो गया वर्ग की विशेषताएं। अब हम लोग थोड़ा सा आवर्त की विशेषताओं को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आवर्त की विशेषताओं को यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, आवर्त हो गया ये वाला, आपको पता ही है, एक मिनट, आवर्त हो गया ये वाला आपका, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा आवर्त हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग आवर्त को देखते हैं, आवर्त की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहला है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है बाएं से दाएं, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे पूछेगा, ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटता है, धात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण घटता है, सब आपका ऊपर से नीचे, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीजें हमने आपको समझा दी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं, जो आवर्त होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है
है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होता है, किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान के चलिए सोडियम का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281 हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 8 तक बढ़ती है। कैसे भाई, देखिए पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2, 3, 4, इस तरह से आगे आपका बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, 8 तक बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फाइनली आपका बाएं से दाएं अगर आप जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 से लेकर के कहाँ तक बढ़ती है, 1 से लेकर के 8 तक बढ़ती है। ठीक है, 1 से लेकर के क्या बढ़ती है, आपका 8 तक बढ़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा होता है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता यानी वैलेंसी। वैलेंसी की बात करेंगे तो जैसे देखिए, अगर हम लोग ग्रुप में देखते थे तो किसी एक समूह में जितने भी आपके तत्व मौजूद है, किसी एक वर्ग में, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो अगर इसकी वैलेंसी आपकी 1 है, यानी संयोजकता अगर 1 है, देखिए संयोजी और संयोजकता में अंतर होती है। संयोजी संयोजकता क्या होती है, किसी परमाणु के द्वारा त्यागित या ग्रहित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी जिसको कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ध्यान रहे इसमें डिफरेंस आप कीजिएगा थोड़ा ढंग से, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है, देखते हैं कि अगर मान के चलिए अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर 1 है तो लिथियम की भी 1 होगी, सोडियम की भी 1 होगी, पोटेशियम की भी 1 होगी, रुबिडियम की भी 1 होगी, सीजियम की भी 1 होगी, फ्रांसियम की भी 1 होगी। अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन का तो 3 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा, गैलियम का 3 होगा, इंडियम का 3 होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि बेसिकली जो वैलेंसी होती है वो वर्ग में सेम होती है। लेकिन अगर आवर्त में जाएंगे, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं क्या होगा, बाएं से दाएं जाने के बाद ये वेरी करता है। वेरी करने का मतलब है जैसे लिथियम का 1 हो गया, बेरिलियम का 2 हो जाएगा, बोरॉन का 3 हो जाएगा, कार्बन का 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। समझ में इस तरह से आपका जो है ये वेरी करेगा। ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ पर हम एक चीज थोड़ा सा गलती कर दी बताने में आपको, 3 के बाद फिर वो रिपीट होता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, वो चीज रिपीट होता है, जैसे फिर 1 2 3 जाएगा। फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का आपका कितना जाएगा, नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा 3, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2, फ्लोरीन का हो जाएगा 1। ठीक है, वो हम थोड़ा सा वैलेंसी पे चले गए, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चले गए थे। वैलेंसी क्या होता है कि आपका वेरी करता है, बाएं से दाएं जाने पर जो वैलेंसी होता है वो आपका क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद परमाणु का आकार बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो जो परमाणु का आकार होता है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का जो आकार होता है बाएं से दाएं जाने पर बेसिकली आपका क्या होता है, घटता है। तो आप बोलेंगे कैसे घटता है, तो देखिए अगर हम लोग परमाणु का बात करेंगे सोडियम का, जनरली इसको हम लोग नैनोमीटर या पिकोमीटर में मापते हैं। परमाणु के आकार को किस में मापते हैं, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर में मापते हैं। तो अगर सोडियम का आकार देखेंगे आपका पिकोमीटर में, तो ये 190 पिकोमीटर होता है। ये डिसाइडेड है आपका, बेसिकली इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम का आता भी नहीं एग्जाम में, जनरली आपको ध्यान में सीखने के लिए बता रहे हैं। सोडियम का आपका जो बेसिकली ये होता है, साइज होता है एटॉमिक रेडियाई, वो 190 पिकोमीटर का होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम का तो आपका क्या होता है, थोड़ा कम होता है, यानी 160 होता है। उसी तरह से बात करेंगे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 143 पिकोमीटर होता है। फिर आपका सिलिकॉन का बात करेंगे तो 117 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप आएंगे क्लोरीन तक अगर आप आएंगे तो क्लोरीन का आपका 99 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि 190 से शुरू हुआ 99 पे आया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, घटता है। ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, घटता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों घटता है ये भी चीज को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये जो एस ब्लॉक में जो है, ये तो एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में जो भी आपके तत्व के परमाणु मौजूद हैं वो मेटल है। बीच में आपके ये सभी मेटलॉइड आ गया, फिर इधर आपका नन मेटल आ गया। तो आप देख रहे हैं आप मेटल से टेंड कर रहे हैं कहाँ, नन मेटल की ओर। आप मेटल से टेंड कर रहे हैं कहां पर, नन मेटल की ओर। तो आप एक चीज गौर करेंगे, अगर आप मेटल से नन मेटल की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नन मेटल की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर नन मेटल की ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा अपनी ओर, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होगा, नाभिकीय बल जो होगा ज्यादा लगेगा। नाभिकीय बल ज्यादा लगेगा तो एटॉमिक रेडियाई ऑटोमेटिक छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन होता है एटॉमिक रेडियाई छोटा होने का। ठीक है, आगे चलते हैं परमाणु का आकार। तो हम जैसा आपको बताया कि परमाणु का आकार जो होता है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आपका घटता है। ठीक है, धात्विक गुण भी आपका क्या होगा, धात्विक गुण भी कमेगा, क्योंकि इधर आपका जो पोर्शन है ये मेटल वाला है, यहां तक आ जाएंगे तो आपका नन मेटल आ जाएगा, सॉरी मेटलॉइड आ जाएगा, और ये आपका नन मेटल आ जाएगा। यानी आप मेटल से कहाँ गए,
मेटल से आप गए मेटेलॉइड की ओर, मेटल से आप गए मेटलॉइड की ओर, मेटलॉइड से अगर आप गए तो कहाँ चले गए, नॉन मेटल की ओर। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेटल से हम कहाँ टेंड कर रहे हैं, नॉन मेटल की ओर टेंड कर रहे हैं। तो धात्विक गुण ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। चलिए अब आयनन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि एटॉमिक साइज आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। देखिए बाएं से दाएं जाने पर आपका जो परमाणुविक त्रिज्या होता है या फिर परमाणु का जो आकार होता है, ठीक है, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ध्यान समझिएगा, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाएं से, ये बाएं वाला पोर्शन हो गया ना, बाएं से आप कहाँ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। ठीक है, बाएं से आप कहाँ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो छोटा होता जा रहा है, जैसा कि हमने आपको थोड़ी समय पहले बताया था। तो एटॉमिक रेडियाई छोटा हो रहा है, तो बताइए, इधर बड़ा, इधर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो जितना छोटा होता जाएगा तो नाभिकीय बल का मान, चूंकि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को उतने अधिक बल से ना आकर्षित करेगी, और जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को जितने अधिक बल से आकर्षित करेगी तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, आप ही बताओ। घट मतलब बेसिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स से पकड़ के रखें तो हमको उसको हटाने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो वही चीज हुआ, आयनन ऊर्जा जैसा कि हम आपको समझाए थे, किसी गैसियस मॉलिक्यूल के या फिर किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो नाभिकीय बल का मान बढ़ जाएगा। यानी नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से खींच कर रखेगा, अधिक बल से इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देना होगा वो भी क्या होगा आपका, उसका भी मान क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। अब ऑक्साइड की गुण की अगर बात करते हैं तो ठीक है, अगला प्रॉपर्टी होता है ऑक्साइड का गुण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो प्रबल भास्मिकता से प्रबल अम्लीयता की ओर बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए हम क्या बोले, प्रबल भास्मिकता से हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, ठीक है, प्रबल भास्मिकता से हम लोग बढ़ जाते हैं प्रबल अम्लिकता, मतलब प्रबल अम्लीयता की ओर, प्रबल अम्लीयता की ओर। ये क्या होता है, इस चीज को समझिए। ठीक है, प्रबल अम्लीयता को समझिए आप। देखिए होता क्या है, ये सभी, ये जो है आपका क्षार धातु, ये ग्रुप वाला आपका क्या है, क्षार धातु, ये ग्रुप वाला क्या है आपका क्षारीय मृदा धातु। तो बेसिकली ये मेटल है, और मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिकली बेसिक नेचर का होता है। आपको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। और आप बाएं से अगर दाएं की ओर टेंड करते हैं तो आप मेटल से नॉन मेटल की ओर घूम रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की ओर टेंड कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन मेटल की ओर जाते हैं तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आप ही बताओ, आप प्रबल भास्मिकता से प्रबल अम्लीयता की ओर गए कि नहीं गए। ठीक है, यानी आप भास्मिक नेचर से अम्लीय नेचर की ओर गए ना। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आप बाएं से दाएं जाते हो तो ऑक्साइड के गुण में क्या होती है, बेसिकली आप धातु का ऑक्साइड से अधातु के ऑक्साइड की ओर जाते हो ना। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके भस्मिक नेचर के होते हैं। और अगर आप बाएं से दाएं टेंड करोगे तो ये जो समूह है, ग्रीन वाला जो समूह देख रहे हो आप, ये सभी क्या है आपका, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है। तो मान के चलिए कि बाएं से दाएं अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप मेटल से नॉन मेटल की ओर टेंड कर रहे हो, तो आप प्रबल भास्मिकता से प्रबल अम्लीयता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका आधुनिक, बेसिकली आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या सर्वोच्चताएं होती है, क्या क्या गुण होता है, कि मेंडलीव से ये कैसे अलग है, क्या क्या एडवांटेज है, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने आपको पूरा का पूरा ग्रुप और जो आपका पीरियड है उसकी विशेषता को बताया, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या चीज घटता है बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। इतना सही आपका क्या होगा, प्रश्न बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि आवर्त सारणी की क्या क्या सर्वोच्चताएं होती है। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपका एटॉमिक नंबर पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, ये आपका एटॉमिक नंबर पर आधारित है, एटॉमिक मास पर नहीं। एटॉमिक मास पर कौन आधारित है, एटॉमिक मास पर आधारित है मेंडलीव वाला। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली जब एटॉमिक नंबर पे सजाया गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही सजाया गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के नंबर पर ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको सजाने का प्रयास किया गया। दूसरा क्या है कि इस सारणी की जो सहायता से तत्वों के गुणों की व्याख्या काफी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ कई विसंगतियों को भी इसमें दूर किया गया। जैसे मेंडली में हमने आपको बताया था कि जो मोस्ले
सॉरी मेंडलीव का जो आपका पीरियोडिक टेबल था उसमें समस्थानिकों का जो स्थान है वो बेसिकली सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि वो आपका एटॉमिक मास पर आधारित था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम समस्थानिक के विषय में समझाना चाहते हैं कि समस्थानिक को कैसे हम व्यवस्थित किया गया है। अगर हम मान के चलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक, 3 समस्थानिक हुए कौन कौन, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। तो प्रोटियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ड्यूटेरियम का भी कितना होता है, 1। ट्रिटियम का भी कितना होता है, 1। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अलग से हमको प्रोटियम को अलग रखने की जरूरत नहीं है, ड्यूटेरियम को अलग रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिटियम को अलग रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ही क्या है, तत्व के परमाणु के रूप हैं, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको सजाया गया है। तो प्रोटियम का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन का भी तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अलग से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए कोई जगह खोजने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी इसमें क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया गया है कि जो सामान्य तत्व है, संक्रमण तत्व है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, जो धातु अधातु है, सबको अलग अलग रखा गया है। जैसे कि बेसिकली डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, ये जो आपका जो 3 से लेकर के 12 तक है, इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बेसिकली आपको इसी को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। ये जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है इसको हम लोग सामान्य तत्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ, हाँ, पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा हम यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, पी ये नहीं है, ठीक है। पी आपका ये वाला है, ठीक है, ये हो गया पी, थोड़ा सा कलम दूसरी जगह चल गया है ना। और ये आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है। तो ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक के तत्व को हम लोग सामान्य तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, और पी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली यहाँ पर इसको प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ग्रुप में कौन आ जाता है, ये एफ ब्लॉक का तत्व आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, थोड़ा सा यहाँ पर बताने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को सामान्य तत्व, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व, और एफ ब्लॉक को, इसमें आपके लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ग्रुप आते हैं, या दुष्प्राप्य मृदा तत्व भी इनको कहते हैं, ठीक है। रेयरेस्ट अर्थ मेटल भी या रेयरेस्ट अर्थ एलिमेंट भी इसको कहा जाता है, दुष्प्राप्य मृदा तत्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसकी कुछ डिमेरिट भी है, ऐसा बात नहीं है कि केवल मेरिट ही है। डिमेरिट ये है कि ये हाइड्रोजन जो है इसका स्थान अब भी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन को अगर क्षार धातु के साथ में रखते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका धातु नहीं अधातु है। अगर हाइड्रोजन को उठा के वर्ग 7 में रखते हैं, चूंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और ग्रुप 17 में आपका जितने भी आपके तत्व हैं उसकी वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को रखा जाता है तो भी गलत हो जाता है, वैलेंसी तो 1 हो जाती है, लेकिन चूंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है तो इसको इस जगह पर भी रखना क्या होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लग रहा है तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।